हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स के 9th एपिसोड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ये एपिसोड की शुरुआत होती है उस दिन से जहाँ हैन की पूरी फैमिली उनके घर आ रही थी, लेकिन उनके गेट के सामने प्रोटेस्टर ने हंगामा कर दिया था क्योंकि क्वींस ग्रुप के अंडर एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था जिसने इन लोगों की जमीन के बदले 5 गुना पैसा देने का वादा किया था और इनसे कॉन्ट्रैक्टर साइन करा लिया था, पर उसने इन्हें सिर्फ 2 गुना पैसा दिया था। इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गए थे। वो कॉन्ट्रैक्टर भी यंगसन के साथ मिला हुआ था। अब वो अपना ऑफिस छोड़कर भाग चुका था, तो इन लोग को देखकर उनकी फैमिली रुक जाती है। तभी उन्हें ग्रेस का कॉल आता है जो उन्हें घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आने के लिए कहती है। तो ये सभी लोग पीछे के दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेस ने ऑलरेडी रिपोर्टर्स को बुला रखा था जो लोग छुपकर इनकी फोटोज और वीडियोस बनाने वाले थे। ग्रेस उन सभी को गेट के सामने ही बाहर निकाल लेती है। हैन उसे गेट खोलने के लिए कहती है और ग्रेस तो उसे चुप करा देती है और बीच में बोलने से मना करती है, जो सुन के हैन के मॉम डैड उस पे चिल्लाते हैं और ग्रेस यहाँ पर उन्हें अपनी असली रंग दिखाती है। पहले तो वो उनके कार ड्राइवर को जाने के लिए कहती है, तो वो लोग चले जाते हैं। फिर उन्हें बताती है कि क्योंकि चेयरमैन की पावर ऑफ अटर्नी सीएलयू के पास है, इसीलिए क्वींस ग्रुप और उनके सारे घर सीएलयू के कंट्रोल में है। इसलिए तुम सबके कोई ड्राइवर्स, कोई फंड और ये घर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। सबके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, जो सुन के ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बटलर कहते हैं कि मैंने तुम सबका सामान पैक कर दिया है, इसलिए इन्हें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। रिपोर्टर्स ये सभी को रिकॉर्ड करने ही जा रहे थे, तभी यूनू एक गाड़ी लेकर उन रिपोर्टर्स के सामने आ जाता है और इन सभी को बताता है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, इसलिए जल्दी से आ जाओ। वो सभी को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकाल लेता है। डैड अपने लॉयर्स को कॉल करते हैं, पर कोई इनका कॉल पिक नहीं करता। सुचोल तो दया के नाम पे डूबा हुआ था। बॉम्जा पूछती है कि फुसियोली हमें हमारे घर से कैसे निकाल सकती है, तो यूनू कहता है कि आपको अपने घर में रहने का हक मिल जाएगा, इसके लिए आपको लॉ सूट फाइल करना होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था उसमें एक कन्वर्टेबल राइट्स का क्लॉज था। इसमें उन्होंने आप सबको जॉन चोरी के तौर पे रखा हुआ था। इसे वो आप सभी का सियोली ने पर्सनल बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो सुन के डैड भी शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था। चेयरमैन को अपने फैमिली में से किसी पे भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ भी अपने फैमिली के नाम पे नहीं रखा था, जिसका फायदा अभी सियोली को हो रहा है क्योंकि सब कुछ चेयरमैन के नाम पे था। इसलिए ऑटोमेटिक पावर ऑफ अटर्नी सियोली के नाम होने की वजह से वो सब कुछ अब सियोली का हो चुका है, तो सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। अब मीडिया वाले भी इसके बारे में ज्यादा ना फैलाएं, इसीलिए यूनू सभी को अपने घर ले आता है। हैन के डैड यूनू के डैड को ग्रीट करते हैं और हालचाल पूछते हैं। हैन सबसे माफी मांगती है बिना बताए यहाँ आने के लिए, पर हैन के मॉम का एटीट्यूड अभी तक कम नहीं हुआ है। वो अभी भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। वो इन्हें कहती है कि मैं कैब लेकर वापस जा रही हूँ। बोमजन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये कहाँ आने वाली थी और इनका पैर गोबर पर पड़ जाता है, तो वो इधर उधर जा रही थी। इस वजह से वो गिरने वाली थी, पर यूनू की मॉम आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। अगले सीन में यूनू के मॉम और डैड खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर यूनू ने अपने एक्स वाइफ और उसकी फैमिली को हमारे यहाँ क्यों लाया है। इधर हैन यूनू के साथ थी, तो हैन उसे आज के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कल मैं नई जगह ढूंढ लूंगी हम सबके रहने के लिए। तो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सबके लिए सबसे सेफ जगह यही है और रातों रात सब कुछ ठीक भी नहीं हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो कहती है तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है, हमारे डिवोर्स तो हो गया है ना। मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा और तब तक के लिए तुम्हारी फिक्र ना करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए प्लीज यहीं मेरे साथ रहो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में हमारे साथ रहने से हम लोग खुश रहेंगे? तो वो कहता है कि भले ही खुश ना रहें, पर साथ में रहने से थोड़ा कम दुखी होंगे, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और उसकी आंखों में हैन के लिए जेन्युइन केयर था, जो हैन भी फील करती है। इधर हैन की मॉम तो बहुत ज्यादा दुखी होती है अपने बुरी किस्मत पे। मिशन उनके हील्स को साफ कर देती है
और उसमें अभी भी स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उन्हें अपने एक्स्ट्रा चप्पल पहनने के लिए दे देती है, जिसको उन्हें ना चाहते हुए भी पहनना पड़ता है। वो वहाँ से आते हुए यूनू की मॉम के पास चली आती है, जहाँ उनको तो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा था। तो वो बोलती है, तुम्हारे बेटे ने ही हमें बिना बताए यहाँ ले आया है। वैसे भी मेरी बहन हमें उसके विला में रहने के लिए बुला रही थी, इसलिए हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे। उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अब यहाँ का खाना तो उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग था। कहाँ ये लोग बड़े बड़े शेफ के बनाए खाना खा रहे थे, जहाँ इन्हें घर का लोकल खाना खाना पड़ रहा है। सब लोग खाना शुरू कर देते हैं, पर सुचोल की नखरेबाजी अभी भी चालू होती है। यूनू के डैड उसे खाना ऑफर करते हैं, पर सुचोल खाना को दोबारा प्लेट पर रख देता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। यंगते उसे केटली से पानी देता है, पर सुचोल कहता है कि ये पानी मैं नहीं पीता, क्या मुझे एल्व्स का मिनरल वाटर मिल सकता है। ये सुन के सब लोग हैरान होते हैं। हेन को ये देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारते हुए कहती है कि चुपचाप से केटली का पानी पीने के लिए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और यूनू की ओर देखने लगते हैं। तो यूनू बताता है कि हेन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो सुचल चुपचाप से खाना खा लेता है। मिशन और यंगते हेन के बारे में गॉसिप कर रहे थे, तभी हेन आ जाती है और कहती है, क्या मैं बर्तन धोने में हेल्प कर दूं? दोनों इसे मना कर देते हैं। फिर हेन से सॉरी कहते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी फैमिली बर्बाद हो गई है, ये सब गॉसिप कर रहे थे। तो हेन कहती है कि ये सच तो है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। फिर मिशन कहती है कि पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, क्या तुम दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बाकी है? और क्या इस वजह से यूनू तुम्हें यहाँ ले आया है? क्या फ्यूचर में तुम दोनों फिर से साथ हो सकते हो? तो हेन कहती है कि अगर फीलिंग होती तो हम लोग डिवोर्स नहीं लेते, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। बाकी हम दोनों का कोई और इरादा नहीं है फिर से साथ में आने का, इसलिए प्लीज कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। तो मिशन को गुस्सा आता है, तो कहती है ठीक है, नहीं सोचूंगी। और मैंने बताया था ना प्रिंसिपल की बेटी के बारे में, पास ही मेडिकल स्कूल में जॉब करती है, तो मुझे यूनू का नंबर मांग रही थी, पर मैंने दिया नहीं है तुम दोनों के बारे में सोचकर। इस पे हेन कहती है कि नंबर दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है, जो सुन के मिशन को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। इधर यूनू के डैड हेन के डैड को उनके रूम दिखाते हैं और बताते हैं कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ये एक सीक्रेट है। यूनू ने मुझे बताया है इस बारे में, इसलिए चिंता मत कीजिए। आप लोग यहाँ पे हैं, ये हम किसी को भी पता चलने नहीं देंगे। मैंने गांव के सभी लोगों को मना कर दिया है, इसलिए कोई भी बाहर कुछ नहीं बोलेगा। तो हेन के डैड उन्हें थैंक यू कहते हैं और यूनू सुचल को बाथरूम दिखाने आता है, पर यहाँ पर कोई भी फैंसी चीजें नहीं थी। यहाँ पे पुराना सा एक टॉवल था जो कि यूनू के भतीजे का था, पर इन सब से ज्यादा दुखी तो वो दहाय के बारे में सोचकर था। उधर यंगसन अपनी मॉम के पास आता है हेन के फैमिली के बारे में पूछने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं, पर सियोली को तो पता ही नहीं था और उसको उनके फैमिली के बारे में सोचने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जो इतने सालों से उसे चाहिए था उसने वो हासिल कर लिया है। पर यंगसन तो हेन को अपने साथ रखना चाहता था, क्योंकि वो हेन को पसंद करता था। सियोली उसे हेन को भूल जाने के लिए कहती है, पर यंगसन कहता है कि जिस तरह आपने बचपन में मुझे छोड़कर इसी फैमिली को चुना था, इसी तरह मैं भी आपको छोड़कर किसी और को चूज कर सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और किसी को कॉल करके हेन को ढूंढने के लिए कहता है। इधर हेन के मॉम डैड को पहली बार जमीन पर सोना पड़ रहा था, इसलिए वो लोग अपने कंडीशन के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें सुचोल के रोने की आवाज आती है, जो कि पास ही के रूम में था, जो सुन के मॉम को उसकी फिक्र होती है। वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी, पर डैड उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि अभी उसे रोने दो। पर मॉम को फिर भी उसके बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। कहती है कि वो कभी भी जमीन पे नहीं सोया, बचपन से वो रॉयल स्पेनिश बेड पे सोता आ रहा है, उसे जमीन पे कैसे नींद आएगी, उसे दर्द होगा। जिस पे डैड कहते हैं कि वो तो मैं भी कभी जमीन पे नहीं सोया, जो सुन के वो बैठ जाती है। उधर बाहर बॉम्जा भी बैठकर अपने डैड के कंडीशन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी इनके पास यूनू के डैड के दोस्त मिस्टर सांगे की मॉम आती है, जो उसे ऐसे रोता हुआ देखकर एक रुमाल देती है और उन्हें बड़े प्यार से बात करती है। तभी मिस्टर सांगे अपनी मॉम को ढूंढते हुए इस तरफ आने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर उनकी मॉम बॉम्जा से कहती है कि एक पागल कब से मुझे अपनी माँ कहते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे जरा भगा सकती हो? उसे कहना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी वो वहाँ पे आ जाते हैं। बॉम्जा उन्हें कह देती है कि तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहते हैं कि ये मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि आप सोल से आए हो। बॉम्जा को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, तो सांगे अपनी माँ से कहते हैं कि क्या आपको ड्रामा नहीं देखना है?
जल्दी चलिए, आपका फेवरेट ड्रामा शुरू होने वाला है। जो सुन के मॉम उनके साथ चली जाती है, जो देख के बॉम्जा शॉक हो जाती है। इधर हैन यूनो के रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो MP3 प्लेयर पे गाना सुन रही थी। तो इन गानों को देखकर वो हैरान होती है कि ये सारे गाने तो मेरे फेवरेट हैं। वो कहती है कि हम दोनों का म्यूजिक टेस्ट एकदम सेम है। तभी यूनो उसके फोन पे मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम सो गई? हैन रिप्लाई देती है सोने वाली हूँ। तो वो लिखता है कि मुझे कल जल्दी से सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। तो सोचा, इतना लिखकर वो सेकंड लाइन मिटा देता है। कल सुबह ऑफिस जाऊंगा यही लिखकर भेज देता है। हैन लिखने जाती है कि क्या तुम कल छुट्टी ले सकते हो? इधर यूनो भी लिख रहा था कि क्या कल मैं छुट्टी ले लूं, पर हैन उस मैसेज को मिटाकर ठीक है लिखती है। तो यूनो भी अपना मैसेज मिटा देता है और गुड नाइट लिख देता है। हैन कहती है कि मैं तुम्हारे MP3 प्लेयर पे गाना सुनते हुए सोने वाली हूँ। तो वो कहता है कि वो गाने काफी पुराने हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो हैन कहती है ये सारे मेरे फेवरेट गाने हैं। तो वो बताता है कि वैसे MP3 प्लेयर मेरा नहीं था, काफी साल पहले मुझे ये पड़ा हुआ मिला था, मुझे इसका ओनर नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। तो हैन पूछती है कहाँ मिला था? वो बताता है कि मेरी हाई स्कूल में। तो हैन पूछती है कि तुम तो नील हाई स्कूल में पढ़े थे ना? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ये मेरे पहले दिन पे मिला था। जो सुन के हैन उस MP3 प्लेयर को चेक करने लगती है। इस पे तो उसे H लिखा हुआ मिलता है, जिसे वो समझ जाती है कि ये उसी का ही MP3 प्लेयर है। जिसे उसे याद आता है कि अपने हाई स्कूल का आखिरी दिन बाहर ग्राउंड पे वो गिर गई थी। जो लड़का उसके लिए बैंडेज लेकर आया था वो यूनो था। ये याद करके वो तो शॉक होती है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था। पर वो कहती है कि क्या यूनो का जन्म मुझसे प्यार करने के लिए ही हुआ है? जरूर उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हुआ होगा, तभी तो उसने मेरे MP3 प्लेयर को इतना संभाल कर रखा है। जब उसे पता चलेगा कि मैं ही वो लड़की हूँ, तब तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएगा। तो उसे पूछती है कि तुमने इसे अभी तक संभाल कर क्यों रखा है? क्या वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसको तुम पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि तुमने उसकी यादों में ये MP3 प्लेयर को संभाल कर रखा है? अब ये मैसेज पढ़ के यूनो तो भागकर हैन के रूम में चला आता है, ताकि हैन इस बात को कुछ और ना समझ ले, और उसे बताता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि MP3 प्लेयर किसका था। वो कोई लड़की थी या कोई लड़का या कोई टीचर का या फिर वहाँ की कोई सिक्योरिटी गार्ड का। तो हैन कहती है कि जब तुम्हें याद ही नहीं है कि ये किसका है, फिर तुमने इसको इतना संभाल कर क्यों रखा है? जरूर उसका इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग से नहीं गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी। तो वो कहता है कि इस बात को बहुत साल हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। ये बोलकर वो MP3 प्लेयर को उठाता है और ड्रॉयर में रख देता है। जो देख के हैन पूछती है कि फिर तुम अभी भी इसे संभाल कर क्यों रखे हो? तो वो कहता है कि मैंने इसे संभाल कर थोड़ी ना रखा है, मैंने तो इसे ड्रॉयर में फेंक दिया। जो सुन के हैन को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे बस अपनी तारीफ करवाना चाहती थी, पर गलती यूनो की भी नहीं थी। वो चाहता था कि हैन उसे मिसअंडरस्टूड ना करे। तो हैन उसे जाने के लिए कहती है, पर यूनो उसे कुछ न कुछ कहने के लिए रुक रहा था। पर हैन थोड़ा चिल्ला कर कहती है कि जाओ ना। तो वो कहता है कि वो खिड़की खुला है, पर्दा लगा लेना होगा। तो वो कहती है हाँ लगा लूंगी, अब जाओ तुम। तो वो चला जाता है। तो हैन ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह यूनो उठकर काम पे जाने के लिए निकलता है। तो उसे हैन का ख्याल आता है, तो उसे देखने आता है, जहाँ वो देखता है कि खिड़की तो खुली हुई थी और पर्दे भी बंद नहीं थे और अंदर धूप आ रही थी। तो वो पर्दे को बंद कर देता है और हैन के पास बैठकर उसे देखने लगता है और उसका फोरहेड को टच करता है कि कहीं तो उसे ठंड तो नहीं लग गई है। पर वो नॉर्मल थी, इसलिए वो उसे प्यार से देखने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो लाइट्स ऑफ करके ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। इधर यूनो की मॉम सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। हैन किचन में आती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो उसे गाजर काटने के लिए कहती है। अब हैन बचपन से ही किचन में कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि गाजर को किस शेप में काटते हैं। तो यूनो की मॉम गाजर काट के सिखाने लगती है और उन्हें गाजर काटते वक्त उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, जो देखकर हैन काफी हैरान रह जाती है और उनकी तारीफ करती है। तो उसको वो बहुत कुछ बनाना सिखा देती है। हैन तो उन्हें इतनी स्पीड में खाना बनाता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। इधर हैन की मॉम अपनी बहन को कॉल करती है, जो पहले उन्हें उनकी विला में रहने के लिए बुलाया करती थी। पर अभी इनकी बहन इनका साथ नहीं देती, जबकि इनकी फैमिली ने बहुत बार उनको हेल्प किया था। लेकिन आज इनकी मुसीबत में इनका कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था।
इधर मिशन ने उनके हील्स को पूरी तरह से साफ कर दिया था, जिसे अभी इसमें स्मेल भी नहीं आ रही थी, पर हैन की मॉम उसे अपने हील्स दे देती है। मिशन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकती, पर वो उसे रखने के लिए कह देती। तो मिशन इसके बदले में उन्हें अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। अब मिशन इनके बाल बना रही थी कि तभी उसके 3 फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो आते ही हैन की फैमिली की बुराइयां करने लग जाती हैं। मिशन उन्हें शांत रहने के लिए इशारा करती है, लेकिन ये लोग तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए मिशन उन्हें बाद में बात करेगी कहकर बाहर ले जाने लगती है। लेकिन इसके फ्रेंड तो चुगली करने में उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट थे। एक कहती है कि मैंने सुना है कि हैन की मॉम 1 नंबर की साइकोपैथ है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि अचानक से हैन अपनी पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर में टपक पड़ी है और आते ही उसकी मॉम का पैर गोबर में पड़ गया था। ये सब बताकर तीनों बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे, जो सब सुनकर हैन की मॉम अपना मुंह छुपा रही थी। ये लोग आज की न्यूज की बात करते हैं कि हमने न्यूज में देखा कि क्वींस फैमिली को खुद उनके चेयरमैन ने कुछ भी नहीं दिया और अपना सब कुछ एक औरत के नाम कर दिया। इतने बेशरम हैं इनकी फैमिली के लोग, जो यूनो के डिवोर्स के बाद भी यहाँ आ गए हैं। ये सब कुछ सुनकर हैन की मॉम उड़ जाती है और इन्हें बताती है कि हमारे अकाउंट्स बस अभी के लिए फ्रीज है और हम लोग यहाँ पे जानबूझकर नहीं आए। बहुत रात हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा और हम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे, बोलकर वो गुस्से में घर चली जाती है। जहाँ यूनो की मॉम उनसे नूडल खाने के बारे में पूछती है। अब इनको भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए वो खा लेते हैं। उधर इन्वेस्टमेंट से यंगसन क्वींस ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है, जो एकदम बॉस बनकर सारे डिसीजन ले रहा था। फिर वो अपने लॉयर से मिलता है, तो यहाँ हमें असली बात पता चलती है कि चेयरमैन बहुत सालों से सीक्रेट फंड जमा कर रखे थे, जिनका सरकार को टैक्स ना देकर छुपाया जा रहा था, जिसमें फाइनेंशियली हेड चेयरमैन की हेल्प कर रहा था और खुद भी चेयरमैन का उन पैसों को चोरी कर रहा था। जब इसके बारे में यंगसन को पता चलता है, चेयरमैन को फंसाने के लिए उन दोनों का यूज किया था और अब यंगसन चेयरमैन के उस सीक्रेट फंड के पीछे है। लेकिन उन पैसों के बारे में सिर्फ चेयरमैन को ही पता था। जब इनकी बात चल रही थी, वहाँ पे यूनो आ जाता है, जो यंगसन को चेयरमैन की तरह रेस्पेक्ट देते हुए बात करता है। तो यंगसन कहता है कि अपना एक्टिंग बंद करो, क्योंकि तुम अभी भी हमारे लीगल टीम के डायरेक्टर हो, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे क्या तुम मुझे अपना चेयरमैन मानते हो? तो यूनो कहता है कि आखिर मैं क्वींस ग्रुप का एक एम्प्लॉय हूँ, ना कि क्वींस फैमिली का हिस्सा, ना ही हैन का हस्बैंड। तो मुझे आपको चेयरमैन बुलाने में क्या ही प्रॉब्लम होगा? वैसे ही मैं अपना रिज्यूम बहुत सारे बड़े कंपनी में भेजा हुआ है, पर अभी तक मुझे उनसे कोई जवाब नहीं आया है। इसीलिए प्लीज बस 1 महीने के लिए मेरी हेल्प कर दो। मुझे जॉब मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यंगसन उसे पूछता है कि हैन कहाँ पे है? मैंने सुना था कि तुम ही ने उन्हें उनके घर से पिक किया था। तो यूनो कहता है कि मुझे नहीं पता, हैन ने मुझे रास्ते में उतार दिया था और वो खुद ही गाड़ी लेकर चली गई थी, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा और तभी से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। इधर ग्रेस पहुंच जाती है सियोली को मस्का मारने के लिए और उसे बोलती है कि हैन के जगह पे उसे अपॉइंट करने के लिए, पर सियोली ने उसको उसकी औकात दिखा देती है। उसके बाद ग्रेस आती है यंगसन से मिलने, जहाँ उसे भी यही कहती है, पर यंगसन भी उसे उसकी औकात दिखा देता है और कहता है हैन की जगह और कोई नहीं ले सकता, वो खुद वापस आएगी और क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हो, इसलिए तुम भी डायरेक्टर जो और दहाई की तरफ अब्रॉड जाओगी। वहाँ जाकर छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जो सुनकर ग्रेस को तो अच्छा नहीं लगता, पर वो अब तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इधर यूनो ने उस टेक शॉप वाले को ढूंढ लिया था, जिसने अपने पास उस पेन ड्राइव की एक कॉपी रख ली थी। इसमें यूनो को दहाई वाला फुटेज मिल जाता है। यंग कहता है कि पर अभी इसका क्या फायदा? तो यूनो कुछ तो प्लान बनाने लगता है। इधर सुचल दहाई के लिखे हुए लेटर को पढ़ रहा था। इसमें उसने अपने बारे में सब कुछ सच बताया था। उनके बचपन में मिलने से लेकर किस तरह से उसने सुचोल को अपने जाल में फंसा लिया और सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि गोनू उसका बेटा नहीं था। जो सब कुछ पढ़कर सुचल बहुत ज्यादा रोता है। हैन उसे रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर बैठती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर हैन को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है।
उधर दया तो यूएस में मस्त गोनू के साथ जी रही थी, पर कहीं ना कहीं वो सुचोल को मिस कर रही थी और उसे सुचोल को धोखा देने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इधर यंग यूनू से पूछता है कि आगे तेरा प्लान क्या होगा, तो वो कहता है कि मैं यंगसन का प्लान उसी पे चलाऊंगा। उसने धोखे से क्वींस ग्रुप के शेयर खरीदे हैं जिसे मैं प्रूव करूंगा। तो यंग कहता है कि मान ले उसके खिलाफ हमारे पास सबूत आ गए, पर फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में 5 साल लग जाएंगे, तब जाके ये मामला सेटल होगा। तो वो कहता है कि एक शॉर्टकट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि यंगसन ने जानबूझकर फ्रॉड करने के इरादे से ही चेयरमैन को 2 ट्रिलियन वॉन का इन्वेस्ट करने का आइडिया दिया था, उनके स्टॉक चोरी करने के लिए वो अपनी चेयरमैन वाली पावर्स को खो देगा और तब मैं वही तरीका यूज करूंगा जो उसने यूज किया था। इधर हैन की सेक्रेटरी भी मस्त एक्टिंग शुरू कर देती है। ऑफिस में प्रिटेंड करती है कि उसका अब हैन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उस पे यंगसन की नजर थी, पर सेक्रेटरी सीक्रेटली सारी खबर हैन को दे रही थी। यहाँ तक कि यूनो के साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है सब कुछ उसे बताती है। यूनो प्रोटेस्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगता है। हैन के डैड उनके सारे दोस्त फैमिली वालों को कॉल करते हैं लेकिन कोई भी उनका कॉल पिक नहीं करता, इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं। तो यूनो के डैड उन्हें थोड़ा चिल फील कराने के लिए अपने ग्रुप के साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं। वहाँ हैन के डैड कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं, तो यूनो के डैड उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। रात को हैन घर के बाहर अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी और अचानक से उसके सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो पूरी फैमिली उसके सामने थी। वो लोग उसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई। हैन की मॉम चुपचाप से ये सब देख रही थी। तो हैन बताती है कि मुझे एनीमिया है। उसके डैड शॉकिंगली उसे पूछते हैं कि पर तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स में तो कभी एनीमिया नहीं था, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। तो हैन की मॉम कहती है कि इतना भी ड्रामेबाजी मत करो, एनीमिया तो मुझे भी है, सुचोल को ही देख लो, उसकी भी कंडीशन कितनी खराब है। यूनो की मॉम कहती है कि फिर भी बेहोश हो जाना नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम कल ही यूनो के साथ हॉस्पिटल जाना। हैन उनकी इतनी केयर देखकर हाँ कहती है और हैन की मॉम को तो जैसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी, इसलिए बॉम्जा उसे बात करने बुलाती है और उन्हें कहती है कि तुम अपनी बेटी के लिए इतनी कोठर कैसे हो सकती हो, वो बीमार है, बेहोश हो गई थी, फिर भी तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। हैन की मॉम कहती है कि वैसे भी तो उसकी एक्स मदर इन लॉ उसकी केयर कर तो रही है और हैन उनकी बात भी सुनती है। कभी तुमने हैन को मेरी बात सुनते हुए देखा है? नहीं ना, तो मैं भी उसकी केयर करती और वैसे भी वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉम्जा कहती है कि पर कभी कभी किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना, और वैसे क्या तुम्हें हैन के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो हैन की मॉम कहती है नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। अब बॉम्जा तो उन्हें बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी हैन की प्रॉमिस के वजह से, इसलिए वो खुद इस बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रही थी और आखिर में उनसे कहती है कि बस मेरे लिए हैन से अच्छे से ट्रीट करो प्लीज, ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। हैन की मॉम ये कहकर चली जाती है कि मैं पछताने वाले काम नहीं करती, जो सुन के बॉम्जा तो बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी वहाँ पे यूनो आ जाता है जो भाग के घर के अंदर जाता है और हैन को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली, हम कल उनसे मिलने जा सकते हैं। तो हैन उसे बताने के लिए कहती है कि उसने ऑफिस में क्या सब कुछ किया, जबकि सेक्रेटरी से उसे सब कुछ पता चल गया था कि यूनो वो प्रोटेस्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है। यूनो उसे बताता है कि जिस ब्रोकर ने उन्हें फ्रॉड किया था वो देश छोड़कर भागने वाला था, पर सही टाइम पर मैंने उन लोगों से कहकर ब्रोकर के खिलाफ लॉ सूट फाइल करवा दिया, जिससे वो अब देश छोड़कर नहीं जा सकता और अगली हियरिंग में मैं उनका फ्रॉड प्रूव कर दूंगा। और क्योंकि फ्रॉड उस ब्रोकर ने किया है, इसलिए इस केस से क्वींस ग्रुप का नाम हट जाएगा। और कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो वो कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ? मेरी फैमिली सड़क पे आ गई है, मेरे ग्रैंडपा कोमा में है, सुचल कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कैसे शांति से रह सकती हूँ? और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रहना पड़ रहा है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ इतना बुरा लग रहा है? तो वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, इसलिए मैंने आज WBC बढ़ाने वाला इंजेक्शन भी लगा लिया ताकि मैं जल्दी से ठीक होकर सब कुछ सही कर लूं। फिर कहती है कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी उतनी जल्दी तुम मुझे छोड़ सकोगे बिना मेरी फिक्र किए, फिर हम असली के डिवोर्स कपल की तरह अलग हो जाएंगे। इसके बाद दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं,
पर फिर भी यूनू उसे कहता है कि मैं अब से सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, जो कुछ भी हो पाएगा हम दोनों करेंगे सब कुछ ठीक करने के लिए। ये बोलकर दोनों सामने की ओर फेस करके चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर यंगसन हैन के रूम में आता है, जहाँ उसे टेबल के ऊपर हैन का एक पर्स मिलता है, जिसमें उसे हैन का मेडिकल कार्ड मिल जाता है। उसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस कार्ड की हेल्प से वो हैन का पूरा रिपोर्ट निकाल लेता है, जिसे उससे हैन के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चल जाता है और ये भी कि वो मैक्सिमम 3 महीने बाद वो मर जाएगी, जो देख के यंगसन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। पर तभी हम हैन को वहाँ पे मास्क और कैप लगाते हुए देखते हैं, जो हॉस्पिटल आई थी, और यंगसन उस डॉक्टर के पास भी पहुँच जाता है, जहाँ वो रिपोर्ट दिखाते हुए डॉक्टर से कहता है कि मैं हैन को कैसे बचा सकता हूँ। पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि किसी अनजाने को पेशेंट के बारे में नहीं बताया जाता। इस पे यंगसन कहता है कि अगर मैं उसका लीगल गार्जियन बन गया तो क्या तभी भी नहीं बताओगे, और यहाँ पे सीन कट होता है। इधर हम हैन को देखते हैं, जो कि अपना ब्लड टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से मिलने जा रही थी। तभी यहाँ पे यूनो आ जाता है, उसे बताता है कि अभी मुझे डॉक्टर ने कॉल किया था और बताया कि यंगसन को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, और वो उनसे मिलने भी चला गया था। इधर यंगसन को हैन के लिए बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कुछ तो सोच रहा था। फिर रात को सभी लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में यूनो और हैन भी पहुंच जाते हैं। यूनो की मॉम सभी को खाने के लिए बुलाकर लेके जाती है। अगले दिन यंगसन अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे चेयरमैन कोमा में लेटे हुए थे। सियोली उसे कहती है कि कल ही एक प्रेस मीटिंग बुलाकर अनाउंसमेंट कर दो कि क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर को अब से मैं संभालूंगी। पर यंगसन उन्हें मना कर देता है और बताता है कि वो जगह हैन का है और हैन वापस आएगी, तब तक मैं डिपार्टमेंटल स्टोर को संभाल लूंगा। सियोली उसे कहती है कि जानते हो ना, चेयरमैन का स्टॉक्स मेरे हाथ में है और मैं इनको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तो समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पे सीन कट होता है। ऑफिस में काम खत्म करके यूनू घर ही जा रहा था कि तभी उसके फोन पर उसी ब्रोकर का धमकी भरा मैसेज आता है कि मेरे नाम पे जो केस किया है उसे वापस ले लो, वरना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। पर यूनू उसे इग्नोर करके कार लेकर बाहर जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर सियोली थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और हॉस्पिटल आकर देखती है कि चेयरमैन तो उनके बेड से गायब हैं। तो वो तुरंत यंगसन को कॉल लगाती है और हमें पता चलता है कि यंगसन ने चेयरमैन को हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया है और वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जा रहा था। सियोली उसे कहती है कि चेयरमैन की मौत भी हो सकती है। तो वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो कॉल काट देता है। इधर यूनू समझ गया था कि उसकी कार को कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए वो सुनसान जगह की ओर कार को ले जाने लगता है। इधर हैन वॉक के लिए बाहर आने लगती है। तभी यूनू की मॉम उन्हें खाने के लिए बुलाती है, पर हैन कहती है कि यूनू थोड़ी देर में आ रहा है तो हम लोग साथ में खाएंगे, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। इधर यूनू उस फॉलो करने वाले कार को एक सुनसान जगह पे ले आता है। कार से निकलता है वही ब्रोकर, जो उसे कहता है कि इसको हटाने के लिए। इधर हैन चलते चलते थोड़ी दूर आ जाती है तो वो सामने कार के पास एक आदमी को देखती है, जिसका फोन भी रिंग हो रहा था। नीचे से लाइट आ रही थी, इसलिए उसका फेस नहीं दिख रहा था। तो हैन को लगा कि ये यूनू है, इसलिए वो कॉल काट देती है। पर उसके थोड़े पास आते ही वो समझ जाती है कि ये यूनू नहीं है। इधर यूनू केस वापस लेने से मना कर देता है तो वो ब्रोकर अपने साथ लाए गुंडे को बाहर लाता है और यूनू पे अटैक करवा देता है। तो यूनू के उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। इधर वो इंसान हैन की ओर आता है। हम देखते हैं कि वो इंसान यंगसन था, जिसे यहाँ देखकर हैन तो शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जब हैन ने यूनू से पूछा था कि वो MP3 प्लेयर किसका है। यूनू ने कह तो दिया था कि उसे याद नहीं है, पर असल में यूनू को याद था कि वो एक लड़की का है। यंग को उसने काफी साल पहले उस लड़की के बारे में बताया था, इसलिए यंग उसे कहता है कि तूने मुझे बताया था कि तू उस लड़की को पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था। तो वो कहता है कि हाँ ढूंढा था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सच कहूँ तो बिल्कुल वो मेरे टाइप की थी। तो वो पूछता है कि अगर तू उसे अभी देखेगा तो क्या पहचान लेगा। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। पर सच क्या है वो तो हम सबको पता ही है कि यूनू उसे पहचान नहीं पाया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।